असिस्टेंट प्रोफेसर जीएमसी सूरत। आज हम पढ़ेंगे वेसिकुलर मोल के बारे में। वेसिकुलर मोल जो है वो एमबीबीएस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर थ्योरी एंड फॉर प्रैक्टिकल। जो वेसिकुलर मोल है जिसको हम हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल बोलते हैं वो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक एक ब्रॉड वर्ड है जिसके अंदर सब टॉपिक है। बेसिकली वेसिकुलर मोल पे जाने से पहले हम पढ़ना चाहते हैं कि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज क्या होती है। जो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज है ये एबनॉर्मल पॉलिफरेशन ऑफ प्लासेंटल ट्रोफोब्लास्ट है। ये बहुत बड़ा वर्ड है और इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब gestation trophoblastic disease is a heterogeneous group of interrelated lesions that arise from abnormal proliferation of placental trophoblast. Gestational trophoblastic disease lesion are histologically distinct. इसका मतलब ये हुआ कि जब पेशेंट का इवैक्यूएशन हो जाता है उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको हम हिस्टोपैथ के लिए भेजते हैं। उसके बाद ही कंफर्म डायग्नोसिस बनता है कि क्या टाइप है इसका। अब जो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज है ये बिनाइन होती है या फिर मैलिग्नेंट होती है। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल जो कि एक बिनाइन फॉर्म है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज का और उसके सब डिवीजन होते हैं कंप्लीट और पार्शियल मोल। जो कंप्लीट मोल है और पार्शियल मोल को हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी और कार्योटाइपिंग के उससे। देन एक मैलिग्नेंट फॉर्म होता है जिनमें होता है इन्वेसिव मोल, प्लासेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर एंड कोरियोकार्सिनोमा। नाउ कम टू आवर टॉपिक व्हिच इज हाइड्रेटिफॉर्म मोल। हाइड्रेटिफॉर्म का मतलब क्या है? हाइड्रेटी लैटिन वर्ड में इट्स अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये प्लासेंटल पॉलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एबनॉर्मल पॉलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट की वजह से है। इंसिडेंट्स पे आते हैं। जापान में ये 2:1000 का रेशियो है। यूरोप और यूएस में ये 1.61:1 पर 1000 का है। यूएस में 1 पर 15 लाइव बर्थ का है। इंडिया में ये थोड़ा ज्यादा है, 19.1 पर 10,000 डिलीवरीज। अच्छा, अब हम दो कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल को अलग अलग पढ़ेंगे कि कंप्लीट मोल क्या होता है और पार्शियल मोल क्या होता है। कंप्लीट मोल के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं और पार्शियल मोल के रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो रिस्क फैक्टर जो है कंप्लीट मोल का उसमें मैटरनल एज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी वुमेन 40+ है तो चांसेस ऑफ कंप्लीट मोल होने के 2 to 10 फोल्ड्स बढ़ जाते हैं और यदि एडोलेसेंस है तो 7-fold इंक्रीज हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मोल के लिए। अगर कोई जिसके बॉडी में लो बीटा कैरोटीन डाइट है, एनिमल फैट है, फॉलिक एसिड है, चांसेस ऑफ कंप्लीट मोल इंक्रीज हो जाती है। नल्लिपैरिटी, स्मोकिंग एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर कंप्लीट मोल। बट पार्शियल मोल के लिए बहुत ही लिमिटेड डाटा हमारी स्टडीज में अभी अवेलेबल है जिनमें यूज ऑफ ओसीपीज एंड हिस्ट्री ऑफ इर्रेगुलर मेंसेस जो है वो रिस्क फैक्टर है फॉर पार्शियल मोल। अब आते हैं पैथोजेनेसिस में। कंप्लीट मोल होता कैसे है? कंप्लीट मोल जो है अगर जैसे हमने यहाँ पे अभी मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया कि 40 इयर्स की लेडी और एडोलेसेंस में क्या होता है कि ओवम डिफेक्टिव होता है। मतलब कि ओवा रिलीज तो हो रहा है बट उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए नहीं है। तो जब एक एम्प्टी ओवा रिलीज होता है तो जब स्पर्म जो कि 23XY अपना है तो वो जब फर्टिलाइज होते हैं तो जो स्पर्म है वो खुद के ही न्यूक्लियस से रेप्लिकेट होता है और 46XX बनाता है। मतलब कि एक खाली ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और उसके बाद ये एबनॉर्मल प्लासेंटा का पॉलिफरेशन होकर के कंप्लीट मोल बनाता है। एक तो ये फॉर्म हुआ। दूसरा फॉर्म में क्या होता है कि एक एम्प्टी ओवा रहता है वो 2 स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है जिसमें 46XX या 46XY फॉर्म करता है, जिसमें मोस्ट कॉमन कार्योटाइपिंग है 46XX। सेम अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या है कि प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रोफोब्लास्ट
इसमें क्या हो जाता है, हमने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है कि हाइड्रोपिक स्वेलिंग ऑफ कोरियोनिक विलाय, जो कोरियोनिक विलाय है वो स्वेल हो जाती है। हाइड्रोपिक डीजनरेशन मतलब वो ग्रेव्स लाइक वेसिकल्स दिखते हैं, फिलिंग द उसमें फीटस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। एबनॉर्मल पॉलिफरेशन ऑफ सिनसाइटोटोफोब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हाई लेवल ऑफ बीटा एचसीजी होता है, विच इज मोर देन अ लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। जो एचसीजी है वो अल्फा यूनिट, उसमें अल्फा यूनिट होते हैं और बीटा यूनिट होते हैं। जो अल्फा यूनिट होता है वो होमोलॉगस होता है एलएच, एफएचएच और टीएसएच के लिए, जिसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब आ जाए अपन एपिडेमियोलॉजी पे। अगर किसी वेसिकुलर मोल अगर होता है तो अकाउंट 90% चांसेस ज्यादा है कि वो कंप्लीट मोल होगा देन अ पार्शियल मोल। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कार्योटाइपिंग में 46XX मोस्ट कॉमन है, 46XY 10% है एंड बाकी सब भी 10% में आते हैं। देन पेरेंटल ओरिजिन होता है। क्यों पेरेंटल है? क्योंकि ओवा तो एम्प्टी है, इसलिए ये डिप्लॉइड होता है। नेगेटिव फॉर P57 जीन होता है और जो कंप्लीट मोल आता है उसके 10 to 20% चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के, अगर ये जो लास्ट में 3 साइंस में से कोई भी एक साइन प्रेजेंट होता है। लाइक एचसीजी लेवल्स अगर मोर देन हो लाख से, यूट्राइन एक्सेसिव यूट्राइन साइज हो और थीका ल्यूटिल सिस्ट हो मोर देन 6 सेंटीमीटर। पार्शियल मोल में क्या होता है? पार्शियल मोल में भी प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज क्या होती है? कोरियोनिक विलाय ऑफ वेरिंग साइज विद अ फोकल हाइड्रेटिफॉर्म स्वेलिंग्स, कैविटेशन एंड टोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया प्राइमरीली ऑफ द सिनसाइटोटोफोब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि फीटस भी रहता है, प्लासेंटा भी रहता है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ प्लासेंटा में ये चेंजेस आपको मिलेंगे। मार्क्ड विलर स्केलोपिंग होगी, प्रोमिनेंट स्ट्रोमल स्ट्रोमल ट्रोफोब्लास्टिक इंक्लूजन होगा, इनडेफिनिट एम्ब्रियोज के टिश्यूज और मिलेंगे, एम्ब्रियोज भी रहेगा, कार्डियक एक्टिविटीज भी मिलेंगी, लेकिन जो फीटस होगा उसमें मल्टीपल कंजेनाइटल एनोमली मिलेगी लाइक इंट्रायूट्राइन मतलब ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस एंड सिंडेक्टिली। जो पार्शियल मोल होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें ये देखिए, ओवा जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, ओवा में न्यूक्लियस रहेगा, उसमें एक ओवा में 2 स्पर्म्स आके फर्टिलाइज होते हैं। तो क्या होता है? 69XXX, तो एबनॉर्मल पॉलिफरेशन हुआ इससे। सेम विथ अनदर कॉम्बिनेशन, अगर XY Y और Y होते हैं तो XYY हो जाता है। तो कार्योटाइपिंग इसमें कौन सा कॉमन हुआ? 69XXX मोस्ट कॉमन होता है। ये ट्रिपलॉइड हुआ क्योंकि एक ओवा है एंड 2 स्पर्म्स हो रहे हैं। ये पॉजिटिव होता है P57 जीन के लिए। नॉर्मल और स्लाइटली एलिवेटेड इसमें बीटा एचसीजी होती है और 1 to 4% प्रोग्रेस करता है मैलिग्नेंसी के लिए, ये पार्शियल मोल में। अब क्लिनिकल फीचर में आते हैं कि कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल जो है वो क्या प्रेजेंट करता है, कैसे प्रेजेंट करता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी कोई लेडी आती है तो उसको एमेनोरिया की हिस्ट्री होती है और ब्लीडिंग पर वजाइनम की कंप्लेन सबसे ज्यादा करके पेशेंट आती है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर मोस्टली जो कंप्लीट मोल है और या पार्शियल मोल है वो 14 वीक्स तक बाय यूएसजी, बिकॉज आजकल फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी में ही हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है। तो पेशेंट की कंप्लेन क्या है? एमेनोरिया विद ब्लीडिंग पर वजाइनम। कभी कभार पेशेंट हिस्ट्री देगी कि वेसिकल्स भी पास हुए हैं। तो पेशेंट का हम पर एब्डोमेन अगर देखेंगे तो जेस्टेशनल एज जो है पेशेंट की उससे बड़ा रहेगा यूट्रस साइज, तो ये आपको मिल सकता है। स्पॉटिंग विद वेसिकल्स भी आपको पर वजाइनल पीएस एग्जामिनेशन में मिलेगा। डोई फीलिंग रहेगी, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड्स, फीटल बेलॉटमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल सब एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो पेशेंट की कंप्लेंट्स जो है वो क्यों ऐसी कंप्लेंट करके आ रही है वो हम पढ़ते हैं। तो कंप्लीट मोल में क्या रहेगा? वजाइनल ब्लीडिंग होगी। वजाइनल ब्लीडिंग के साथ सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे पास आती है ये कंप्लेंट लेके। इसमें क्या होता है कि मोलार टिश्यू जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं डेसिड्यूआ से और जो मेटर्नल वेसल्स होती हैं वो डिसरप्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि रिटेन जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो रिटेन हो जाते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी में और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और इस वजह से ब्लड लॉस होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट एनीमिया डेवलप कर लेते हैं, अराउंड 5% पेशेंट। और हमारे पास बहुत बार पेशेंट शॉक के साथ भी आते हैं क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है।
अब यूट्राइन साइज, एक्सेस यूट्राइन साइज हमें मिलेगा, ज्यादातर 28% केसेस में हमें मिलता है। क्लासिकल साइन है ऑफ कंप्लीट मोल का, एंडोमेट्रियल कैविटी मे बी एक्सटेंडेड बाय द कोरियोनिक टिश्यू एंड रिटेन प्लासेंटा एंड एलिवेटेड लेवल्स ऑफ बीटा एचसीजीज। पेशेंट को प्री एक्लेम्शिया भी हो सकता है, तो ऐसे पेशेंटों का ब्लड प्रेशर लेना, प्रोटीन यूरिया चेक करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेशेंट अगर हमारे पास शॉक में आती है ब्लीडिंग करते हुए तो वो हाइपोटेंशन में रहती है, लेकिन जब इवैक्यूएशन हो जाता है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो जाती है पेशेंट, तो भी ब्लड प्रेशर शूट करता है। तो प्री एक्लेम्शियाटिक फीचर्स रहेंगे, यूरिन एल्बुमिन, पेशेंट का प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट रहेगा, और बहुत ही रेयरली कभी कभार पेशेंट कन्वर्जन के साथ भी हमारे पास आती है। ठीक है, इसका कॉज क्या होता है? बीटा एचसीजी। Elevated level of beta HCG will lead to all these problems. ये पेशेंट को एक्सेसिव बीटा एचसीजीज की वजह से हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम की कंप्लेन करके भी आते हैं, जो कि 8% पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, 7% पेशेंट के पास के सिम्टम्स लाइक टेकिकार्डिया, वार्म स्किन, ट्रेमर्स, डायग्नोसिस बाय एलिवेटेड। कैसे अपन डायग्नोस करेंगे? फ्री T4 एंड T3 करा के। और हाई क्यों होगा? क्योंकि आपको अर्ली, अभी पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि बीटा एचसीजी जो है वो होमोलोगस होता है LH, FSH और TSH के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। और बहुत ही रेयर कंडीशन में थायराइडोस्ट्रोम भी होता है, विच लीड टू थायराइडोस्ट्रोम। ओके, देन ट्रोफोब्लास्टिक एम्बोलिज्म, ये भी रेयर कंडीशन है। पेशेंट को चेस्ट पेन, डिस्निया, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंप्लेन हो सकती है, जिसपे आपको सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नाउ सी, जब हम यूएसजी स्कैन करते हैं या पर वजाइना में स्कैन करते हैं तो हमें बायलैटरल फॉर्निक्स में सिस्टिक फीलिंग भी कभी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि थीका ल्यूटिल्स ओवेरियन सिस्ट रहता है इसमें 15 to 30% ऑफ केसेस में, जिसमें क्या होते हैं, थीका ल्यूटिल सिस्ट में जो सिस्ट है वो मोर देन 6 सेंटीमीटर होता है, तो वो सिग्निफिकेंट होता है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया यहाँ पे पहले बताया है। इन दिस स्लाइड कि अगर थीका ल्यूटिल सिस्ट, लास्ट लाइन, थीका ल्यूटिल सिस्ट अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर है तो चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी प्रोन हो जाती है। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि कैसे थीका ल्यूटिल सिस्ट हो गई है। अब इसमें क्या करते हैं, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेस बीटा एचसीजी। अब ये क्या होता है, इसमें हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? आफ्टर इवैक्यूएशन, अगर ये ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर, और यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट कर रही है, तो हम वेट एंड वॉच करते हैं। 2 to 4 मंथ्स में ये अपने आप सबसाइड हो जाती है। बट समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा पेन है, टॉर्जन हो जाता है, कुछ होता है, तो लैप्रोस्कोपिकली मैनेज करनी पड़ती है हमें पेशेंट को। पार्शियल मोल में क्या होता है? पार्शियल मोल हम अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाते, जैसे कंप्लीट मोल है। कंप्लीट मोल जो है वो हाई लेवल ऑफ बीटा एचसीजी, अल्ट्रासोनोग्राफी और बाय एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, बाय कंप्लेन ऑफ पेशेंट, हम कंप्लीट मोल को आइडेंटिफाई कर पाते कि हाँ ये कंप्लीट है। बट पार्शियल मोल में ऐसा नहीं है। पार्शियल मोल के जो स्टडीज है वो थोड़े लिमिटेड भी है। इसमें साइन और सिम्टम्स जो है वो इनकम्प्लीट और मिस्ड एबॉर्शन जैसे होते हैं। साइन और सिम्टम्स में लाइक पेशेंट का एब्डोमेन बड़ा नहीं होगा, मतलब नॉट मोर देन जेस्टेशनल एज। अगर एमेनोरिया 8 वीक्स बोला है तो मोर और लेस 8 to 10 वीक्स हमें मिलेगा। देन पेशेंट को फीटर अगर यूएसजी करेंगे, ब्लीडिंग की कंप्लेन करके समटाइम्स पेशेंट आते हैं हमारे पास, लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं है। तो इट्स लाइक क्या कई बार मिस्ड एबॉर्शन करके आते हैं। जब वो एबॉर्ट हो जाते हैं तो हम उसको हिस्टोपैथ के लिए भेजते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि हिस्टोपैथोलॉजी ही कंफर्म डायग्नोसिस देती है कि वेदर इट्स कंप्लीट और पार्शियल और एनी अदर। फिर इसमें क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इनकम्प्लीट और मिस्ड एबॉर्शन होते हैं। अब वजाइनल ब्लीडिंग होती है और एक्सेसिव यूट्राइन साइज और प्री एक्लेम्शिया, ये फीचर्स जो है वो थोड़े कमी होते हैं, क्योंकि बीटा एचसीजी लेवल इसमें या फिर नॉर्मल होता है या फिर थोड़ा सा ही रेज रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में अब आ जाते हैं। कंप्लीट मोल अगर आता है तो हम क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो है HB, मतलब CBC, RFT, LFT, कोगुलेशन प्रोफाइल, यूरिन, RM, और ये तो हम बेसिक कराते हैं। लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक क्या है, वो है बीटा एचसीजी लेवल। और ये कब कराना है? प्री इवैक्यूएशन। आपने यूएसजी करी, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सोनोग्राफी में ये ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं,
ये सिंपल, ये टिपिकल पिक्चर है जो आपको जैसे ही आप प्रोब रखेंगे तो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में ऐसा दिखेगा। तो मोर स्पेसिफिक, सेंसिटिव और रिलायबल मेथड फॉर डायग्नोसिस कंप्लीट मोल के लिए है अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमने बेसिक्स तो करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बीटा HCG लेवल। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट कि हम आ जाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी पे। अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम क्या करेंगे, TVS करेंगे अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी करी, उसमें हमें क्या मिलेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी हमने अगर करी, USG TVS किया, तो हमें कोई फीटल पार्ट नहीं मिलेगा, स्नो स्ट्रोम पैटर्न मिलेगा, कोरियोनिक विलाए मिलेंगे और डिफ्यूज हाइड्रोपिक स्वेलिंग्स मिलेंगे। जो आपको हाइपोइकोइक लीजन्स दिख रहे हैं, दीज आर द हाइड्रोपिक स्वेलिंग्स है विच इज अ क्लियर फ्लूइड इनसाइड इट। बायलैटरल थीका ल्यूटेल सिस्ट आपको दिखेगा ऑफ मोर देन 6 सेंटीमीटर या जितने भी सेंटीमीटर का उस समय, वो डिपेंड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया। अब आते हैं डेफिनेटिव डायग्नोसिस एज यूजुअल हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट से मिलेगी। अब हम जब हिस्टोपैथ देखेंगे कंप्लीट हेरिडिफॉर्म मोल का, तो हमें क्या मिल रहा है, देखा आपने यहाँ पे एनलार्ज एंड डायलेटेड इडीमेटस विलाइज रहेंगे। द विलाय आर एवेस्कुलर हाइड्रोपिक विलाइज हैं। ओके, यहाँ पे आपको कैविटेशंस दिखेंगे, इंक्रीज इन सिनसाइटो एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर्स। ठीक है, और ट्राउकोप्लास्टिक हाइपरप्लेजिया, ये दिख रहा है आपको एरो में, ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया है। These are the typical picture जो कि हिस्टोपैथ से कंफर्म करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ पार्शियल मोल में हम क्या कर रहे हैं, आई एम सॉरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पार्शियल मोल में एज यूजुअल हम बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रूटीन हम करते हैं, RFT LFT, अपना प्लेटलेट काउंट और CBC, यूरिन RM, यूरिन एल्बुमिन, ये सब चीजें किया। देन इंपॉर्टेंट चीज अगेन बीटा HCG। अच्छा, एक चीज जो मैंने नहीं बोला इन्वेस्टिगेशन, विच इज ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आगे बताती हूँ। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में बीटा HCG करेंगे, बट इन पार्शियल मोल बीटा HCG बहुत सिग्निफिकेंटली बड़ा रेस नहीं, एलिवेटेड नहीं रहेगा, नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल रहेगा या फिर स्लाइटली रहता है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में हमें क्या दिखेगा, हमें फीटल पार्ट्स दिखेंगे, कार्डिक एक्टिविटी दिखेगी, एमनियोटिक फ्लूइड रिड्यूस दिखेगा, स्विस चीज अपीयरेंस रहेगा ऑफ इंट्रायूट्राइन टिश्यूज के लिए, एंड फोकल सिस्टिक स्पेस इन द प्लासेंटल टिश्यू। ठीक है, आप यहाँ पे जो नीचे स्लाइड है उसमें दिख रहा होगा कि ये विलायस दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोपिक, बहुत ही फोकल है, थोड़े थोड़े एरिया में, रेस्ट प्लासेंटा इज नॉर्मल। अपर जो ऊपर है पिक्चर, उसमें आपको फीटस भी दिख रहा है, प्लासेंटा भी दिख रहा है और कॉर्ड भी दिख रही है, और यहाँ पे हाइड्रोपिक एक्सचेंजेस भी दिख रहे हैं। अच्छा, ये पेशेंटों में एक्सरे इज वेरी इंपॉर्टेंट कराना, क्योंकि मेटास्टेसिस के लिए। ठीक है, इनकम्प्लीट मोल में भी आपको एक्सरे कराना होता है फॉलोअप में। अगेन डेफिनेटिव हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आपको कंफर्म करेगी। पहले इनकम्प्लीट या मिस्ड अबॉर्शन कुछ भी है, आप इसको हिस्टोपैथ के लिए भेजिए, तो पार्शियल मोल कंफर्म रिपोर्ट आएगी। फिर हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेशेंट का, पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेकर आई है और अब हम क्या करें उसका। तो हम सबसे पहले पेशेंट को, इसमें जो मेथड है हमारे पास वो है सक्शन एंड इवैक्यूएशन, एंड सेकेंड है हम इसकी हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, लेकिन हिस्टेक्टोमी फर्स्ट लाइन नहीं है, हम सबसे पहले सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि पेशेंट का सारे अपने ब्लड रिपोर्ट्स हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, कंफर्म रिपोर्ट्स आ गई कि कंप्लीट मोल है, तो हमें इवैक्यूएट करना है। तो ऑक्सीजन एनेस्थीसिया चेकअप करने और एनेस्थेटिक फिटनेस लेने के बाद, ब्लड अरेंज करने के बाद, क्योंकि यू डोंट नो पेशेंट PPH में भी जा सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग पेशेंट को हो सकता है, तो पेशेंट शॉक में भी जा सकती है, तो ब्लड वगैरह अरेंज करेंगे। देन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करेंगे, OT में करना होगा ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया, शॉर्ट GA। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन लगाएंगे, देन सर्वाइकल डायलेटेशन करेंगे मैक्सिमम 10 to 12 mm से, देन सक्शन क्यूरेटाज करेंगे, और सक्शन क्यूरेटाज में जितने भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको वे करेंगे और हिस्टोपैथ के लिए भेजेंगे। जेंटली सक्शन एंड क्यूरेटाज करेंगे बाय MVA कैसे, 2 and 4 आगे पीछे और रोटेट करते हुए धीरे धीरे वैक्यूम क्रिएट करके। देन शार्प क्यूरेटाज करेंगे, बहुत ही जेंटल करेंगे, ताकि कुछ भी अगर विलायस अभी तक इंट्रायूट्राइन रह गए हैं, नहीं निकले हैं या अडहेरेंट है, तो वो निकल जाए, लेकिन बहुत ही
जेंटल करेंगे। इफ द पेशेंट इज RH नेगेटिव, आपको जैसे हमने बताया कि ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट RH नेगेटिव है तो हम NTD देंगे पेशेंट को, इसलिए ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिस्टेक्टॉमी कब करेंगे? हिस्टेक्टॉमी हम कब करेंगे? जब फैमिली कंप्लीट हो गई है तब। इसमें क्या करना है, फैमिली अगर कंप्लीट हो गई है, पेशेंट को कोई डिजायर नहीं है और चांसेस रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी हाई है, तो हम हिस्टेक्टॉमी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्टेक्टॉमी कर दी तो चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी कम हो गई, ठीक है। अब सब उसमें ओवरीज हम प्रिजर्व करेंगे, ओवरीज को निकालने की जरूरत नहीं है। इवन इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडोमिनेंट थीका ल्यूटेल सिस्ट, ठीक है। लार्ज ओवेरियन सिस्ट अगर है तो हम एस्पिरेशन से उसके प्रेशर सिम्टम्स या जो भी कंप्लेन है उसको ठीक कर सकते हैं। हिस्टेक्टॉमी नॉट प्रिवेंट मेटास्टेसिस, अगर मेटास्टेसिस हो भी चुका है या हिस्टेक्टॉमी कर दी है तो वो रुकेगा नहीं। दे रिक्वायर्ड कीमोथेरेपी। देन पेशेंट रिक्वायर्ड फॉलो अप विथ असेसमेंट ऑफ बीटा HCG। ये पेशेंट को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो अप पे रखना होता है जो भी वेसिकुलर मोल या जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज के होते हैं, क्योंकि इनकी 10 to 20% आपको बताया कि कंप्लीट मोल में आगे फर्दर चांसेस हैं मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के, एंड पार्शियल में थोड़े कम होते हैं, 1 to 4% होता है, लेकिन मेलिग्नेंसी हो सकती है। तो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो अप लेना होता है, क्योंकि 1 लाख बीटा HCG को नॉर्मल अप टू द 0 लाने के लिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? जब आप सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं तो पेशेंट को हैमरेज हो सकता है, शॉक में जा सकती है पेशेंट, सेप्सिस होता है, परफोरेशन होने के चांसेस रहते हैं, एक्यूट पल्मोनरी इनसफिशिएंसी हो जाती है, एम्बोलिज्म के चांसेस रहते हैं, कोगुलेशन फैक्टर जो है पेशेंट का कोगुलेशन फेलियर हो जाता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है। इसलिए जब भी हम सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं तो पर एब्डोमेन अपना जो लेफ्ट हैंड है वो पर एब्डोमेन रखते हैं, ताकि हमें साइज ऑफ यूट्रस पता चलता रहे। अगर वो काफी बड़ा है, मतलब 20 वीक्स 16 वीक्स ऐसा साइज का है, तो हमें पता चलता रहे। और MVA हम इसलिए यूज करते हैं कि परफोरेशन के चांसेस में कम होते हैं, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी का ऐसा कोई खास रोल है नहीं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बेसिकली। सम स्टडीज कहती है कि 10 to 20% के लिए पेशेंट को कीमोथेरेपी क्यों देना। सम स्टडीज कहती है कि अगर हम देते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं। सिंगल डोज एक्टिनोमाइसिन इसका प्रोफाइलेक्सिस है। फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो अप में हमें सिर्फ बीटा HCG और एक्सरे का रखना होता है, बीच बीच में USG करानी होती है। सपोज क्यों, मान लीजिए हमने इवैक्यूएट तो कर दिया है बट वापस से ग्रोथ तो नहीं हो रही है, इसलिए एक्सरे चेस्ट इसलिए करा रहे हैं कि मेलिग्नेंसी फोकल लीजन्स लंग में है, लंग एंड लिवर में हायर चांसेस होते हैं मेलिग्नेंसी होने के। तो ह्यूमन बीटा HCG जो है, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं, इसको हम कब कब लेंगे? सबसे पहले तो पेशेंट कंफर्म है कि हाँ ये वेसिकुलर मोल है, तो हम इसका सैंपल लेंगे बीटा HCG के लिए, विच इज प्री इवैक्यूएशन। फिर हम पेशेंट को इवैक्यूएट करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट को, देन आफ्टर 48 आवर्स बाद हम उसका रिपीट सैंपल भेजेंगे। फिर हम कब भेजेंगे पेशेंट का? क्योंकि पेशेंट का सडनली 1 लाख से इवैक्यूएशन के बाद सडनली ड्रॉप होगा अराउंड, देन वीकली अंटिल द लेवल्स आर नॉर्मल फॉर 3 consecutive वीक्स, ठीक है। देन 3 हफ्ते हम उसका हर मतलब वीकली हम भेज रहे हैं, देन 3 month till 6 month, तो टोटल एवरेज कितना हुआ? 9 month लगेंगे हमें पेशेंट को नॉर्मल बीटा HCG, नॉर्मल बीटा HCG मतलब 0 लाने के लिए। और वो कम्प्लीटली अगर 0 आ गया है तो रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्सिनोमा मतलब मेलिग्नेंसी कम हो जाती है चांसेस। तो बीटा HCG अगर नॉन डिटेक्टेबल है तो रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया अप्रोच 0 हो जाता है, ठीक है। और एक्सरेज, अब ये ऐसे पेशेंट है, सपोज प्राइमी पेशेंट है, तो आप क्या कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस देंगे पेशेंट को? पेशेंट को हमारा स्ट्रिक्टली एडवाइस रहेगा कि पेशेंट 6 to 1 year तक, 6 months to 1 year तक कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, एटलीस्ट 1 year। बेस्ट होता है बैरियर मेथड, सेकंड होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, क्योंकि बीटा HCG अगर नॉर्मल आ गया तो OCPs ठीक रहते हैं। देन IUCDs जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, परफोरेशन वगैरह के लिए चांसेस रहते हैं उसमें, और इन्फेक्शन सेप्सिस होने के चांसेस रहते हैं।
देन स्टेरिलाइजेशन मतलब फैमिली अगर कंप्लीट हो गई है तो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन लैप्रोस्कोपी के लिए करा जा सकता है. नाउ इन अ नटशेल हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है ये चार्ट में. तो फीचर्स ऑफ पार्शियल एंड कंप्लीट हाइड्रोनिफॉर्म मोल्स, इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है पेशेंट इस टॉपिक के वो है कि ये मोस्ट कॉमन पार्शियल मोल मोस्ट कॉमन नहीं होता है एंड कंप्लीट मोल मोस्ट कॉमनली कंप्लीट मोल हो जाता है. एंड उसमें कार्योटाइपिंग में मोस्ट कॉमन जो है वो 96XXX है एंड 46XX है कंप्लीट मोल में. पार्शियल मोल में हमें फीटस मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा, वेरिएबल फोकल विलस एडिमा मिलेगा एंड ट्रोफोब्लास्टिक proliferation मिलेगा. स्लाइड टू मॉडरेट बट इन कंप्लीट मोल फीटस कंप्लीटली एब्सेंट है, कोई एमनियोटिक फ्लूइड नहीं, कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं. ठीक है. जो विलस एडिमा है ये डिफ्यूज रहेगा एंड ट्रोफोब्लास्टिक proliferation भी डिफ्यूज रहेगा और काफी ज्यादा रहेगा. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में डायग्नोसिस कैसा रहेगा, ये मिस्ड एबॉर्शन जैसे रहेगा. जब हिस्टोपैथ करेंगे तब कंफर्म होगा कि हाँ ये पार्शियल मोल था. ठीक है. सॉरी. और इसमें हमें यूएसजी में दिख जाएगा कि हाँ ये तो कंप्लीट मोल है, बाकी हिस्टोपैथ में फिर कंफर्म होगा. देन यूट्राइन साइज इसकी स्मॉल फॉर डेट रहेगी और लेकिन जो कंप्लीट मोल है जैसे आपको बताया कि लास्ट फॉर जेस्टेशनल एज रहेगा. फीकल यूटिलिसिस इसमें पार्शियल मोल में रेयर है बट इसमें 25 to 30% है. मेडिकल कॉम्प्लिकेशन पार्शियल मोल में कम है बट 10 to 25% हायर है इन कंप्लीट मोल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बीटा HCG विच लीड्स टू लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. देन न्यूप्लेसिया के चांसेस जो है 1 to 4% होते हैं. 2.5 to 7.5% पहले स्टडीज में है, रिसेंट में 1 to 4% है और इसमें 15 to 20%. ओके. चलो, थैंक यू सो मच. दिस इज अ